हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 17 चैप्टर क्लास 8 की साइंस की एनसीईआरटी का इसे डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग तारे एवं सौर परिवार यानी स्टार्स और सोलर सिस्टम के बारे में इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये आपका ज्योग्राफी में भी और साइंस में दोनों में ही काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, एंड तक इसे ज़रूर देखिएगा क्योंकि एंड में ही इसके सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स में अक्सर करके जो है पूछे जाते हैं वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है लास्ट के जो टॉपिक्स हैं उसमें से मिलेंगे। ठीक है, तो आइए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें गर्मियों की छुट्टियों में पहेली तथा बूझो अपने दादा दादी के गांव गए और रात्रि का भोजन करने के पश्चात वे घर की छत पर गए। उस दिन आकाश स्वच्छ था, बादल नहीं थे। वे आकाश में अत्यधिक संख्या में चमकीले तारे देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। अपने शहर में उन्होंने ऐसा सुंदर दृश्य कभी नहीं देखा था। तो जो है, और वैसे भी गांव का जो मतलब गांव में जो आसमान होता है वो काफ़ी स्वच्छ होता है। तो इसी इसी इसमें पहले ये जानना चाहती है कि बड़े शहरों के आकाश में गांव का आकाश इतना साफ, मतलब बड़े शहरों की जो आकाश है उसकी तुलना में जो गांव का आकाश है वो इतना भिन्न क्यों है। उसके दादाजी ने ये स्पष्ट किया कि चमकीले प्रकाश जो कलरफुल जो लाइट्स हैं वो और धुएं तथा धूल के कारण बड़े शहरों में तो स्वच्छ आकाश एकदम विरले यानी कि धुंधले दिखाई देते हैं। ठीक है, उन्होंने रात्रि के अवकाश में मतलब रात्रि में आकाश में कुछ आकाशीय पिंडों की पहचान कर उनसे संबंधित कहानियां सुनाई। तो उनके दादाजी ने जो बूझो और पहेली थी उनको काफ़ी सारी जो आकाशीय पिंड हैं उनसे संबंधित कहानियां सुनाई। और इसके अलावा जो है आकाश का अवलोकन करना, मतलब उन्होंने ये भी कहा कि रात्रि में आकाश का जो अवलोकन करना है वो चित्ताकर्षक वही हो सकता है जहाँ वातावरण स्वच्छ हो तथा चमकीला प्रकाश ना हो। यानी कि ऐसी जगह जो है, मतलब कि जो आकाश का सही तरीके से अवलोकन कर सकते हैं जहाँ का जो आकाश है, आसमान है, वो एकदम स्वच्छ हो। ठीक है, ना उसमें कलरफुल रोशनी हो, ना कोई धुआं, मतलब कि धुंधला नहीं होना चाहिए, स्वच्छ होगा तभी हम कर सकते हैं। अब किसी स्वच्छ अंधेरी रात्रि में आकाश की ओर दृष्टि डालिए। आपको समस्त आकाश में बिंदुओं के समान असंख्य तारे दिखाई देंगे, जिसमें कुछ बहुत चमकीले और कुछ अपेक्षाकृत मंद होंगे। इनका सावधानी पूर्वक प्रेक्षण कीजिए। मतलब कि जो तारे आपको चमकीले और जो थोड़े से कम चमकीले आपको दिख रहे हैं उनका प्रेक्षण करके उन्हें लिखिए। तो इसके प्रेक्षण के साथ साथ ये भी देखिए कि क्या ये सभी टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, सारे जितने भी तारे हैं। क्या आपको तारे जैसा कोई ऐसा पिंड दिखाई देता है जो टिमटिमा ना रहा हो? इसमें जो पिंड टिमटिमाते नहीं दिखते हैं वो क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। रात्रि के आकाश में सबसे अधिक प्रदीप्त, सबसे ज्यादा ज्वलित होने वाले जो पिंड है वो क्या है? चंद्रमा है। और तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश के बहुत से अन्य पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो ये सारे जितने भी पिंड हैं वो सेलेस्टियल बॉडी कहलाते हैं। इसी के साथ ही जो खगोलीय पिंड हैं उनको और उनसे संबंधित जो परिघटनाएं हैं उनके अध्ययन को हम खगोलिकी कहते हैं। ठीक है, प्राचीन भारत में हमारे पूर्वजों ने आकाश का सुव्यवस्थित रूप में अध्ययन किया और उस काल में खगोलिकी का उनका जो ज्ञान है वो उन्नत था, वो काफ़ी ज़्यादा जो है काफ़ी अपनी तरक्की पर पहुंच चुका था। इसी के साथ सूर्य, तारों, चंद्रमा और ग्रहों की गति के संबंध में उनका ज्ञान सही कैलेंडर और पंचांग सृजित करने में सहायक रहा। अभी प्रेजेंट टाइम में जो हमारे पास कैलेंडर जो मौजूद हैं वो हमारे पूर्वजों की ही देन है, उनकी मेहनत की ही देन है। ठीक है, और इसी के साथ साथ ये जो कैलेंडर हैं इससे लोगों को अपनी दिनचर्या, डेली रूटीन को जो है तैयार करने में इसमें काफ़ी सहायता मिलती है। कैलेंडर और पंचांगों से लोगों को फसलों के चुनाव और उनकी बुआई के समय के लिए जलवायु और वर्षा के पैटर्न की समझ में बढ़ोतरी हुई है। तो ये भी है क्योंकि कई फसलें ऐसी हैं जो है जैसे खरीफ और रबी की जो फसल है, तो कुछ फसलें जो हैं वो वर्षा के टाइम में होती हैं, कुछ फसलें जो हैं वो मतलब बोई जाती हैं। ठीक है, कुछ फसलें जो हैं वो ठंडियों में बोई जाती हैं। तो इस तरीके से अलग अलग फसलें हैं तो उनकी टाइम ड्यूरेशन का जो अंदाज़ा है वो किससे लगाया जाता है? कैलेंडर्स के लगाया जाता है। तथा इसी प्रकार जैसे मौसम और पर्व, खासकर जो त्यौहार हैं उनकी जो तिथियां हैं वो भी इन्हीं के द्वारा निश्चित हुई। इस अध्याय से हम आकाशीय पिंडों का अवलोकन कर उनके बारे में जान लेंगे। तो ये जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी हैं जिनके बारे में हमने देखा, एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहले ये वो है चंद्रमा। ठीक है, मून के बारे में देखते हैं। तो पहले हम क्रियाकलाप करेंगे। रात्रि में चंद्रमा का प्रतिदिन प्रेक्षण कीजिए। यदि संभव हो तो एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक नोटबुक में हर रात्रि को चंद्रमा की रूपरेखा खींचिए तथा पूर्णिमा के दिन से व्यतीत दिन, जो दिन बीत चुके हैं, उनकी संख्या को भी नोट कीजिए कि कितने दिन गुजर चुके हैं। प्रतिदिन ये भी नोट कीजिए कि आकाश
के किस भाग में चंद्रमा दिखाई दिया, ये भी देखना है कि पूर्व मतलब दिशा में दिखाई दिया है या फिर पश्चिम दिशा में दिखाई दिया है। तो ये सारी चीज़ें हमें इस क्रियाकलाप में देखना है, मतलब कि इसमें मेनली हमें ये सारी चीज़ें करने के बाद तब हम देखेंगे कि जो चंद्रमा है उसकी जो स्थितियाँ हैं उसका अनुमान लगाएंगे। तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उन्हें देख लेते हैं। क्या चंद्रमा की आकृति में प्रतिदिन परिवर्तन होता है? क्या ऐसे भी दिन हैं जब चंद्रमा की आकृति पूर्णतः गोल प्रतीत होती है? क्या ऐसे भी दिन हैं जब स्वच्छ आकाश होने पर भी चंद्रमा को नहीं देखा जा सकता है? तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे क्लियर होंगे। अब एक एक करके जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो यहाँ पे देखिएगा, ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उस दिन को जब चंद्रमा की पूर्ण चक्रिका दिखाई देती है, यानी कि चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। इसी के पश्चात प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा चमकीला भाग, जब पूर्णिमा हो जाती है तो पूर्णिमा के बाद वाले जो दिन होते हैं उसमें जो उसका चमकीला भाग होता है वो घटता चला जाता है। और फिर 15वें दिन, जब 15 दिन हो जाता है तो 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है। 15वें दिन वो घटते घटते एकदम गायब हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। इस दिन को ही हम क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। तो अगले दिन चंद्रमा का एक छोटा सा भाग आकाश में दिखाई देता है। एक दिन, वही 15वें दिन कोई भी चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, वो अमावस्या की रात होती है। और फिर जो अगला, जो उसके अगले दिन जो है वो एक महीन सा छोटा सा भाग चंद्रमा का दिखाई देता है, इसको हम बाल चंद्र कहते हैं। इसके पश्चात फिर प्रतिदिन चंद्रमा जो है वो बड़ा होता जाता है। बाल चंद्र जब निकलता है उसके बाद वो बड़ा होता जाता है। फिर इसी तरीके से 15वें दिन एक बार फिर से हम चंद्रमा का पूरा दृश्य देखते हैं। तो ये एक पूरी साइकिल होती है, हर 16 दिन पे जो उसकी जो नई मतलब कि नई साइकिल स्टार्ट हो जाती है, वो चाहे चांद की स्टार्टिंग से हो चाहे चांद के घटने पे हो। अब पूरे माह एक दिखाई देने वाली चंद्रमा की प्रदीप्त भाग की विभिन्न आकृतियों को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हर महीने जो चंद्रमा की अलग अलग तरीके की जो कलाएं हमें दिखाई देती हैं, ये जो है उसकी जो शेप में चेंजेस होते हैं उनके आधार पर होती हैं। चंद्रमा की कलाओं की हमारे सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में लगभग सभी जितने भी त्यौहार होते हैं वो चंद्रमा की कलाओं के अनुसार मनाए जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ हैं जिनको देखना बहुत ज़रूरी है, ये जो क्वेश्चंस में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि दिवाली है, दिवाली अमावस्या पर मनाया जाता है। जब अमावस्या होती है तो दिवाली मनाई जाती है। तो अभी जो दिवाली है वो आने भी वाली है, तो वो अमावस्या की रात में होगी, ठीक है। और फिर बुद्ध पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती ये पूर्णिमा पर मनाई जाती है। महाशिवरात्रि को कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है, ठीक है, महाशिवरात्रि। और इसी के साथ ही जो बालचंद्र जब होता है, बालचंद्र यानी कि जब नया चांद निकलता है जो कि शुक्ल पक्ष की प्रथमा होती है, उसके दर्शन के अगले दिन, जब उसका दर्शन कर लिया जाता है तो उसके अगले दिन ईद उल फित्र मनाई जाती है, ठीक है। तो ये थे कुछ त्यौहार थे जो कि जो चंद्रमा की जो कलाएं होती हैं उन पर आधारित हैं। यहाँ पे देखिए कि एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की जो अवधि है वो 29 दिन से कुछ अधिक हो सकती है, यानी 30 या 31 हो सकती है। इसी वजह से बहुत से ऐसे कैलेंडर हैं जिनमें इस अवधि को एक माह कहते हैं, ठीक है। 29 दिन भी तो जो है एक माह है, फरवरी का जो लीप ईयर में आता है। अब बूझो का एक क्वेश्चन है कि चंद्रमा अपनी आकृति में प्रतिदिन परिवर्तन क्यों करता है? तो इसका आंसर भी हम देखेंगे कि चंद्रमा की आकृति में जो हर दिन जो चेंजेस आते रहते हैं उसका रीज़न क्या है। तो आइए ये जानने का प्रयास करें कि चंद्रमा की कलाएं क्यों दिखाई देती हैं। अध्याय 16 में आपने ये पढ़ा था कि चंद्रमा सूर्य तथा अन्य तारों की भांति अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। हमें चंद्रमा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये अपने पर पड़ने वाला जो सूर्य का प्रकाश है उसे अपनी ओर से परावर्तित कर देता है। वही जो हमारी आंखों में पड़ता है वही, उसी से ही हम चंद्रमा को देख पाते हैं। इसलिए हम चंद्रमा के उसी भाग को देख पाते हैं जिस भाग से सूर्य का परावर्तित प्रकाश हम तक पहुंच पाता है, ठीक है। अब इस चीज़ को हम क्रियाकलाप के आधार पर करेंगे। इसमें मेनली हमें इस क्रियाकलाप को करने से पहले यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं उसे भी देख लेते हैं। देखिए ये जो पिक्चर है इसे देख लीजिए कि किस तरीके से सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी पर पड़ रहा है, जिस तरफ पड़ रहा है वो जो है दिन हो गई है, और वही प्रकाश जब चंद्रमा पर पड़ेगा तो वो जो है चमकता हुआ दिखाई देगा। तो सूर्य के परावर्तित प्रकाश के कारण चंद्रमा दिखाई देता है, ये इसका डायग्राम है। अब हमें यहाँ पे ये देखना है ये जो क्रियाकलाप है इसमें कि किस प्रकार से हम जो चंद्रमा की जो कलाएं हैं वो कैसे देख सकते हैं। तो इसमें देखिए एक बड़ी गेंद अथवा घड़ा लीजिए, ठीक है, और इसके आधे भाग को सफ़ेद तथा आधे भाग को काले पेंट से पोतिए। इसमें क्या करना है, अपने दो मित्रों के साथ खेल के मैदान में जाइए। मैदान में लगभग 2 मीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, जैसे चित्र में दिखाया गया है उसी के अनुसार इस वृत्त को 8 बराबर भागों में बांटिए। अब वृत्त के केंद्र पर खड़े हुए अपने मित्र से गेंद को पकड़कर वृत्त के भिन्न भिन्न बिंदु जो 8 बिंदु जो 8 जो है इसके हिस्से का रखे थे ना, उस पर खड़े होने को उसके कहिए।
और इससे कहिए कि वह घड़े के सफ़ेद भाग को सदैव सूर्य के सामने रखे। ठीक है, अब यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको ये सर्किल करना है, और यहाँ पे आप जैसे सेंटर में खड़े हैं वैसे ही आपके फ्रेंड को हर एक पॉइंट पे किस तरीके से लेकर के खड़े होना है। उसके बाद कि आप इस क्रियाकलाप को प्रातःकाल के समय कर रहे हैं, यानी कि अगर आप सुबह के समय कर रहे हैं तो गेंद के सफ़ेद भाग को पूर्व दिशा में रखना चाहिए। यदि आप इस क्रियाकलाप को शाम के समय में, सायंकाल के समय में कर रहे हैं तो गेंद का जो सफ़ेद भाग है उसको पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। प्रत्येक प्रकरण में, क्योंकि जो ये पूर्व पश्चिम दिशा की रीज़न इसलिए दिया गया है क्योंकि मेनली जो सफ़ेद भाग है उसे हमें किधर रखना है, सूर्य की तरफ रखना है। ठीक है, तो इसलिए प्रत्येक प्रकरण में सफ़ेद तथा काले भागों को विभाजित करने वाली जो रेखा ऊर्ध्वाधर है ना, वो जो है ऊर्ध्वाधर एकदम खड़ी खड़ी होनी चाहिए। वृत्त के केंद्र पर खड़े रहकर गेंद के सफ़ेद दृश्य भाग का प्रेक्षण कीजिए, जो सफ़ेद वाला जो है भाग है, तथा उसकी आकृति अपनी नोटबुक में खींचिए सेंटर पे खड़े होकर के। इन आकृतियों की तुलना चित्र में जैसे दर्शाया गया है उसके आधार पर उसकी कलाओं से कीजिए। अब आगे जो एक चित्र दिखाया गया है चंद्रमा की कलाओं का, उसके आधार पर जो भी हमने डायग्राम बनाएंगे इस क्रियाकलाप के बाद, तो हम इसी तरीके से करेंगे। जैसे जैसे हम बीच में अगर मान लिए खड़े हैं तो बीच में पृथ्वी है, और चंद्रमा पृथ्वी की जो सूर्य वाला हिस्सा है ना, ये देखिए ये सूर्य इधर है, इधर सूर्य है, तो जो उसका जो 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 हिस्सा है वो जिधर जिधर दिखाई दे रहा है, तो उसी के आधार पर जब हम सेंटर पे होंगे तो हम इसका शेप देखेंगे कि किस तरफ हमें ये पूरा दिखाई दे रहा है, किस तरफ आधा दिखाई दे रहा है, किस तरफ बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो ज़रूरी यहाँ पे एक बात कही गई है उसे देख लेते हैं कि याद रखिए कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ठीक है, और पृथ्वी पृथ्वी जो है वो चंद्रमा सहित सूर्य की परिक्रमा करती है। तो ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है तो वो चंद्रमा के साथ साथ करती है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। क्या अब आप पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी की सापेक्ष स्थितियों का अनुमान लगा सकते हैं? इनकी स्थितियों को अपनी नोटबुक में आरेखित कीजिए। तो इतना जो हम लोग ने अभी तक के देखा उससे हमारी ये बात तो क्लियर हो गई कि जो पृथ्वी और चंद्रमा की जो आकृतियां हैं वो किस तरीके से अलग अलग जो शेप्स, कलाएँ बन रही थी चंद्रमा की, वो क्यों बन रही थी, क्या कैसे कैसे क्या क्या रीज़न थे, कौन सा पक्ष उसका सूर्य की तरफ पड़ रहा था जिसकी वजह से ऐसी कलाएँ बन रही थी। तो ये बूझो का जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हमें ये देखना है कि पूर्ण चंद्रमा देखने के लिए आकाश में किस भाग में देखेंगे। अगर हमें पूरा चंद्रमा देखना है तो हम आकाश में किस तरफ देखेंगे, हमने डायग्राम में भी देखा था तो उसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे बालचंद्र के पश्चात पृथ्वी से देखने पर प्रतिदिन चंद्रमा की प्रदीप्त भाग में वृद्धि होती जाती है। जैसे जब बालचंद्र निकलता है तो उसके बाद धीरे धीरे जो चंद्रमा की जो आकृति है उसमें मतलब कि वो बढ़ती है, उसका जो चमकीला वाला पोर्शन है वो बढ़ता चला जाता है। पूर्णिमा के पश्चात पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का सूर्य द्वारा प्रदीप्त भाग प्रतिदिन आकार में घटता जाता है। तो यहाँ पे एक ये दोनों लाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जो क्वेश्चन था इसका आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरफ जो है बड़ा जो पूरा जो चांद है वो किधर है, और जहाँ पूरा ब्लैंक है यानी कि चांद बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है वो किधर है। तो ये जो लाइन्स है इनसे ये पता चला कि जब बालचंद्र निकलता है तो उसके बाद जो चंद्रमा का चमकीला वाला पोर्शन है वो बढ़ता जाता है, और जब पूर्णिमा होती है तो उसके बाद उसका पोर्शन जो है वो घटता जाता है। अब यहाँ पे पहले का जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। मैंने सुना है कि हम पृथ्वी से चंद्रमा के पीछे की ओर के भाग को कभी नहीं देखते हैं, क्या ये सही है? तो आइए देखते हैं, इसे क्रियाकलाप के द्वारा करके देखते हैं। धरती पर लगभग 1 मीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए। ठीक है, और अपने किसी मित्र से इस वृत्त के केंद्र पर खड़े रहने के लिए कहिए। आप अपने मित्र की परिक्रमा, जब आपका मित्र जो है वो उसकी परिक्रमा कर रहा होगा तो उसकी जो है इस प्रकार की, मतलब मित्र जो है उसको हमने खड़ा रखा है, उसके बाद उसकी परिक्रमा हमें इस प्रकार करना है कि उसका मुख सदैव उसकी ओर ही रहे। ठीक है, और क्या आपको मित्र की मतलब कि आपके जो मित्र है उसकी आपकी पीठ देख सकता है आपका मित्र? एक परिक्रमा करने के लिए आपने कितने घूर्णन पूरे किए? चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा इसी ढंग से करता है। मतलब इस क्रियाकलाप में जो तरीका बताया गया है उसी तरीके से चंद्रमा भी अपना घूर्णन करता है। और चंद्रमा के बारे में जो लाइन है ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है। मतलब कह सकते हैं हम कि जितना टाइम वो एक परिक्रमा पूरा करने में, एक जो है राउंड पूरा करने में पृथ्वी के टाइम लगाता है, वही उतना सेम टाइम वो अपने एक्सिस के अराउंड मूव करने में भी उतना ही टाइम लगाता है। ठीक है, तो जो है जैसे कि पृथ्वी है,
मतलब कि पृथ्वी में दिन और रात जो है वो इसकी जो सूर्य की चारों ओर की जो परिक्रमा कर रही है उससे काफ़ी दिनों मतलब कि काफ़ी ज़्यादा जो है बार वो अपनी एक्सिस पे वो मूव करती है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है दिन और रात होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, चंद्रमा का थोड़ा सा अलग है, वो एक ही बार में एक ही मोड़, तभी उसका एक ही पक्ष जो है वो पृथ्वी की तरफ रहता है। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ इसकी हो गई। अब हमें यहाँ पे देखना है कि चंद्रमा का जो पृष्ठ है वो क्या है, यानी कि चंद्रमा जो अभी तक की हम लोग ने कहानी और जो भी स्टोरीज में सुन रखा था चंद्रमा कैसा होता है, अब हमें रियलिटी में उसका जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका पृष्ठ कैसा है, उसकी सरफेस कैसी है, इसे देखना है। कवियों तथा कहानीकारों के लिए चंद्रमा एक चित्ताकर्षक यानी एक डायग्राम के बेस पे एक पिंड है, ठीक है। परंतु जब अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर कदम रखे तो उन्होंने चंद्रमा के पृष्ठ को धूल से भरा हुआ और निर्जन पाया। उस पर विभिन्न आमापों के अलग अलग जो है शेप के गर्त गड्ढे इसमें पाए गए, और इस पर बहुत सी खड़ी ढाल वाले ऊंचे पर्वत भी थे, और इनमें से कुछ पर्वत की तो ऊंचाई इतनी थी कि पृथ्वी के सर्वाधिक ऊंचाई के जो पर्वत हैं उनके समान थे। तो हम कह सकते हैं कि जो चंद्रमा है उसका पृष्ठ आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में, कि इसका जो शेप है वो जो है वो उसमें गड्ढे भी हैं और उसमें जो है धूल भी है, पूरा धूल है, और इतने बड़े बड़े चट्टाने पहाड़ हैं जो कि पृथ्वी पे जितने बड़े बड़े पर्वत हैं उनके लगभग बराबर हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए चंद्रमा पर ना तो वायुमंडल, ये जो लाइन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे भी बहुत हेल्प करेगी। चंद्रमा पर ना तो वायुमंडल है ना ही जल है, ठीक है। तो क्या चंद्रमा पर किसी भी प्रकार की जीवन की संभावना हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जीवन की आधारभूत अगर जो है अगर वो देखा जाए कि शैली क्या हो सकती है आधारभूत, तो जो क्या नाम है वायुमंडल है, और मेन तो यही होता है ना जीवन जीने के लिए जो आधारभूत जो शैलियाँ हैं, या कह सकते हैं कि तो जीवन जीने के लिए जो आधारभूत तत्व हैं वो मेनली यही तो हैं, जल होता है जिंदा रहने के लिए, और क्या होगी वायु रहेगी। तो ये दोनों ही चीज़ चंद्रमा पर उपस्थित नहीं है। बूझो को यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उससे देख लिए, क्या हम चंद्रमा पर कोई ध्वनि सुन सकते हैं? तो देखिए इसका आंसर पहेली ने बहुत अच्छा दिया, हम लोग ने पीछे भी इसको देखा है। अध्याय 13 में हमने ये सीखा था कि जब कोई माध्यम नहीं होता है तो ध्वनि गमन नहीं कर सकती, तब फिर हम चंद्रमा पर किसी ध्वनि को कैसे सुन सकते हैं? और जबकि हमने चंद्रमा का वायुमंडल क्या हमने पढ़ा कि वहाँ पे ना तो वायुमंडल और ना ही जल है, तो जाहिर है वहाँ पे ध्वनि सुनना बहुत मुश्किल होगा। अब क्या रीज़न है, किस तरीके से आप सुन सकते हैं? तो ये चीज़ जो है वहाँ पे जो गए होंगे अंतरिक्ष यात्री, उन लोगों ने कोई ना कोई तो ऐसा इंतज़ाम किया ही होगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे देखते हैं कि क्या आप जानते हैं कि 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले चंद्रमा पर अपने कदम रखे। उनके बाद एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे। तो सबसे पहले चंद्रमा पर चढ़ने वाले जो थे वो नील आर्मस्ट्रांग थे। अब जो नेक्स्ट सेलेस्टियल बॉडी है वो है तारे, इनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। रात्रि के आकाश में आप अन्य कौन सी वस्तुएं देखते हैं? तो देखिए आकाश में असंख्य तारे हैं। बड़े शहर से दूर किसी अंधियारी रात को आकाश का सावधानीपूर्वक प्रेक्षण कीजिए, शहर से दूर, ठीक है। क्या सभी तारे समान रूप से चमकीले हैं? क्योंकि देखिए शहर से दूर इसलिए कहा गया है क्योंकि शहर का जो आकाश है वो धुंधला दिखाई देगा, और जो अगर गांव वगैरह में है तो वहाँ पे एकदम साफ, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो हमें देखना है कि क्या जो तारे हैं वो सारे जितने भी तारे चमक रहे हैं, क्या सभी चमक रहे हैं? क्या सभी तारों का रंग एक जैसा है? वास्तव में तारे अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। तारे जो होते हैं वो अपना खुद का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। सूर्य भी एक तारा है। अन्य तारों की तुलना में सूर्य इतना अधिक बड़ा क्यों दिखाई देता है? तो इसके लिए आप ये देख सकते हैं कि आपके पास एक रखी फुटबॉल है, अथवा या फिर 100 मीटर दूरी पर रखी फुटबॉल में से कौन बड़ी प्रतीत होती है? तारे सूर्य की तुलना में लाखों गुना दूर हैं। तो आप खुद ही ये जो अगर आप देखेंगे कि आपके पास जो रखी फुटबॉल है वो आपको काफ़ी बड़ी दिखाई देगी अकॉर्डिंग टू 100 मीटर दूर रखी हुई जो है फुटबॉल के। तो इसी तरीके से जो तारे होते हैं वो भी हमसे जो है लाखों गुना अधिक दूर हैं, इसलिए तारे हमें बिंदु जैसे प्रतीत होते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसे तारे हैं जिनकी डिस्टेंस दिखाई गई है, जैसे कि सूर्य पृथ्वी से लगभग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर सूर्य जो है वो पृथ्वी से दूर है, ठीक है। तो सूर्य के पश्चात दूसरा जो निकटतम तारा है वो है प्रॉक्सिमा सेंटोरी, और इसकी दूरी पृथ्वी से लगभग, अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन दी गई है ये किलोमीटर में है, लेकिन इसको जो है इसकी गणना करना काफ़ी मुश्किल है। तो इसी वजह से ऐसी जो दूरियां हैं जिनको हम आसानी से पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए कुछ तारे, तो यहाँ पे
ये चीज़ देख लीजिए, कुछ तो तारे ऐसे हैं कि जिनकी दूरी यहाँ पे जितनी दी गई है ये इससे भी काफ़ी अधिक दूर है। तो ऐसी डिस्टेंस, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है ये हम लोग नॉर्मली जो है अरबों खरबों तक ही पढ़ते हैं, इससे भी ज़्यादा जो है डिस्टेंस की दूरी पर तारे उपस्थित हैं। तो इतनी अधिक दूरियों की लंबाई को हम अन्य मात्रक जो है, और लंबाई के जो अन्य मात्रक है उनमें हम प्रकाश वर्ष से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इतनी बड़ी बड़ी जो दूरियां यहाँ पे दी गई हैं उन्हें हम प्रकाश वर्ष से व्यक्त करते हैं। ये प्रकाश द्वारा एक वर्ष में, प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। याद कीजिए कि प्रकाश की जो चाल है वो जो प्रकाश की जो चाल है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, और इस प्रकार सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग 8 प्रकाश मिनट है। सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो कितनी है, 8 प्रकाश मिनट है। और यहाँ पे जो अल्फा सेंटोरी है वो लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। तो यानी कि जो बहुत दूर दूर स्थित जो तारे हैं उनकी जो डिस्टेंस है, जिनका कैलकुलेशन संभव नहीं है, तो ऐसी बड़ी बड़ी दूरियों के लिए भी एक अलग यूनिट तैयार की है, प्रकाश वर्ष। तो उसमें इसके आधार पर हम इतनी बड़ी बड़ी जो डिस्टेंस हैं उनको हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो पहेली है उनका क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। यदि तारों का प्रकाश हमारे पास तक पहुँचने में वर्षों का समय लेता है तो तारों को देखते समय क्या हम अपने अतीत को देख रहे होते हैं? तो ये जो है पहेली क्वेश्चन पूछ रही हैं। और वो जो क्या जानना चाहते हैं इन्हें भी देख लेते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि हम दिन के समय तारों को क्यों नहीं देख पाते, वे हमें रात में ही क्यों दिखाई देते हैं? तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे। तो वास्तव में दिन के समय में भी आकाश में तारे होते हैं, तथापि उस समय सूर्य के तीव्र प्रकाश के कारण वे हमें दिखाई नहीं देते हैं। कुछ प्रमुख तारों अथवा तारों के समूह का आकाश में लगभग 2 घंटे अथवा अधिक समय तक प्रेक्षण कीजिए। आपको क्या पता चलता है? क्या आप आकाश में तारों की स्थितियों में कोई परिवर्तन होता हुआ पाते हैं? जवाब लगातार कम से कम 2 घंटे की यहाँ टाइमिंग दी गई है। आप ये पाएंगे कि तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। कोई तारा जो सूर्यास्त होते ही पूर्व से उदय होता है, मतलब यहाँ पे कोई तारे की बात की गई है कि सूर्यास्त जैसे ही हुआ, क्योंकि जैसे ही अंधेरा होता है तारे दिखने लग जाते हैं, तो सूर्यास्त होते ही वो पूर्व से उदय होता है। सामान्यतः सूर्य उदय से पहले ही वो पश्चिम में अस्त हो जाता है। तो तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते क्यों प्रतीत होते हैं, इसका हम पता लगाएंगे इस क्रियाकलाप में। किसी बड़े कमरे के बीच में खड़े होकर के घूर्णन कीजिए। ठीक है, और कमरे में रखी हुई जो वस्तुएं हैं वो किस दिशा में गति करती प्रतीत होती हैं। आप कमरे में खड़े होकर के उसके बाद घूर्णन करिए, और उसके बाद जो है फिर वहाँ पे देखिए कि वहाँ रखी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं वो किधर की तरफ जो है मूवमेंट करें। क्या आप इन वस्तुओं को अपनी गति के विपरीत दिशा में गतिमान पाते हैं? बिल्कुल, हम इन्हें अपनी विपरीत जो दिशा है उसमें ही हम गतिमान पाएंगे, क्योंकि इसका एक और रीज़न हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे पहेली याद करती है कि जब किसी चलती रेलगाड़ी में जब वो होती है तो निकट के जो वृक्ष तथा भवन है वो पीछे की दिशा में जाते प्रतीत होते हैं। हम सब ने भी ये देखा होगा कि जब हम रेलगाड़ी में जाते हैं तो जब वो एकदम चलती हुई यानी कि काफ़ी स्पीड में जब जो है रेलगाड़ी रहती है तो हमें जो बाहर का जो दृश्य होता है, पेड़ पौधे वगैरह जो होते हैं वो हमें उल्टी दिशा में दिखाई देते हैं कि वो उल्टी दिशा में वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, यदि हमें तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते प्रतीत होते हैं तो इसका क्या अर्थ है? क्या पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है? बिल्कुल यही अर्थ हो सकता है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब मैं ये समझ गया, अब मैं समझा कि हमें सूर्य पूर्व में उदय होता हुआ तथा पश्चिम में अस्त होता हुआ क्यों प्रतीत होता है। ऐसा पृथ्वी के अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करने के कारण होता है। तो हमें एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हुई कि जो पृथ्वी है, मेनली पृथ्वी का ही मूवमेंट है यहाँ पे, और वो किधर से जो पृथ्वी का जो मूवमेंट है वो किधर से किधर की तरफ हो रहा है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में। पश्चिम से पूर्व की दिशा में पृथ्वी का घूर्णन है, तो इस वजह से जो हमें वस्तुएं दिखती हैं वो पूर्व से पश्चिम दिखती हैं। अब यहाँ पे पहेली जो है उनको भी देख लेते हैं कि मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि आकाश में एक ऐसा तारा है जो एक ही स्थान पर स्थिर दिखाई देता है। ये कैसे संभव है कि वो एक ही स्थान पर स्थिर है, बाकी सब मूव कर रहे हैं? तो इस क्रियाकलाप के आधार पर हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, एक छाता लेना है। ठीक है, और इसे खोलिए और कागज़ को काट करके लगभग 10 से 15 तारे बनाइए। छाते की केंद्रीय जो छड़ है उसकी स्थिति है उस पर एक तारा चिपकाइए। केंद्र में एक तारा चिपकाइए। छाते की प्रत्येक तार की जो स्पोक है, ठीक है, जो इसके सिरे हैं उनके सिरों के निकट कपड़े पर अन्य तारों को चिपकाइए। आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में किस तरीके से दिखाया गया है। ठीक है, इसके बाद अब छाते की केंद्रीय छड़, जो मेन जो छड़ है, उसे अपने हाथ में पकड़ करके घुमाइए तथा छाते पर चिपकाए गए जो सभी तारे हैं उनका प्रेक्षण कीजिए। क्या कोई ऐसा तारा है जो गति करता प्रतीत नहीं होता है?
ये तारा कहाँ स्थित है। यदि कोई तारा वहाँ स्थित है या स्थित होता जहाँ आकाश में पृथ्वी का अक्ष मिलता है, तो क्या वह तारा भी स्थिर होता। मतलब यहाँ पे मेनली कहने का यही रीज़न है कि अगर कोई, जैसे कि जो पृथ्वी का जो अक्ष है, ठीक है, वो एक जगह स्थिर है, ठीक है, अगर कोई तारा उसी की सीध में या उसकी तरफ जो है कोई तारा अगर वहाँ पे मौजूद है, तो वो भी क्या होगा, उसका भी मूवमेंट नहीं दिखाई देगा। तो वास्तव में ऐसा तारा जो ध्रुव तारा है वो एक ऐसा ही तारा है जो पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है। यह गति करता प्रतीत होता है, सॉरी नहीं प्रतीत होता है। जो ध्रुव तारा होता है ना, वो किधर होता है, पृथ्वी के अक्ष पर होता है, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, और वो भी गति करते हुए प्रतीत नहीं होता है। तो ये ध्रुव तारा ही है जो है घूर्णन अक्ष पर उपस्थित, उसके निकट स्थित होता है और वो मूव करते हुए नहीं दिखता है। अब नेक्स्ट हेडिंग में हम लोग देखेंगे तारामंडल के बारे में। मेनली यहाँ पे तारामंडल से रिलेटेड काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें देखते हैं कि क्या है इसमें। कुछ समय तक आकाश का प्रेक्षण कीजिए। आप एक बार फिर से आकाश का प्रेक्षण कीजिए। क्या कुछ तारे, जैसे चित्र में दिखाया गया है उसके अनुसार, आकृति के समूह बनाए हुए हैं, मतलब कि कुछ ऐसे तारे हैं जो एक समूह के रूप में कोई स्पेशल तरीके की आकृति बनाए हैं। तो पहचाने जाने योग्य आकृति वाले जो तारे हैं उनके समूहों को ही हम क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। तो तारामंडल वही है जो ऐसे जो है तारों के ऐसा समूह जिसे हम पहचान सकते हैं किसी आकृति के रूप में। इसी तरीके से जैसे प्राचीन काल में मनुष्यों ने आकाश में तारों को पहचानने के लिए तारामंडलों की अभिकल्पना की थी, उसको अलग अलग शेप दे दिए गए थे। तो तारामंडलों की आकृति उन व्यक्तियों की सुपरिचित वस्तुओं में सदृश थी। यहाँ पे देखिए, रात्रि के आकाश में कुछ तारामंडलों की आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये जानना होगा कि कोई विशिष्ट तारामंडल कैसा दिखाई देता है और रात्रि के आकाश में उसे कहाँ देखना होगा। ये हमें मेनली जानना ज़रूरी है कि कौन सा तारामंडल कैसा दिखता है और वो हमें कहाँ दिखाई देगा। यहाँ पे कुछ तारामंडलों के समूह दिखाई दिए हैं। देखिए, ये जो है इसको ग्रेट बियर कहा गया। बियर जैसी ये स्ट्रक्चर है पूरा ये, और ये इसे ग्रेट बियर कहा गया है, ठीक है। और जो दूसरा वाला है वो ओरायन यहाँ पे दिखाया गया है, ओरियन होता है, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। थर्ड में है कैसियोपिया। यहाँ पे एक लेडी का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जैसे वो एक चेयर पे बैठी हुई है। और लास्ट वाला है लियो मेजर, ठीक है। तो ये कुछ तारामंडलों के स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं कि रात्रि में आप कुछ तारामंडल इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो देखिए, सर्वविख्यात तारामंडलों में एक विख्यात तारामंडल सप्तऋषि भी है, जिसे आप गर्मियों में रात्रि के प्रथम पहर में देख सकते हैं। जब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो सप्तऋषि है उसे हम कब देख सकते हैं, गर्मियों की जो रात्रि की पहली पहर होती है उसमें हम सप्तऋषि को देख सकते हैं। ये जो तारामंडल है इसे दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे बिग डिपर, ग्रेट बियर अथवा या फिर अर्सा मेजर भी इसे कहते हैं। तो अगर इन तीनों नामों से भी अगर पूछा जाए तो आप ये समझ सकते हैं कि ये क्या है, सप्तऋषि की बात हो रही है। इस तारामंडल में 7 सुस्पष्ट तारे होते हैं। यह बड़ी कलछी अथवा प्रश्न चिन्ह, या तो प्रश्न चिन्ह की जैसा या फिर कलछी जो होती है चम्मच, उसके जैसा जो है ये स्ट्रक्चर बना हुआ प्रतीत होता है। इस कलछी की जो हत्ती है उसमें 3 तथा कटोरी में 4 तारे होते हैं। तो नीचे दिखाया गया है, इसके आधार पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये 3 है और यहाँ पे ये 4 तारे हैं। सभी प्राचीन संस्कृतियों में विभिन्न नक्षत्रों के संबंध में दिलचस्प पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। ये जितने भी हम लोग ने अभी नक्षत्र के जो छेप देखे, सॉरी यहाँ पे जो जितने भी नक्षत्र दिखाए गए थे, ठीक है, तो उन सब के संबंध में जो प्राचीन काल में काफ़ी जो पौराणिक कथाएं हैं वो काफ़ी प्रचलित थीं। जैसे यहाँ पे सप्तऋषि के बारे में आप देख लीजिए कि सप्तऋषि 7 प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय संतों या फिर ऋषियों के नामों के साथ संबद्ध है। जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है कि प्राचीन पौराणिक कथाओं के अनुसार सप्तऋषि नक्षत्र वेदों के शाश्वत ज्ञान को इंगित करते हैं। तो मेनली ये जो पौराणिक कथाएं उनके आधार पर जो सप्तऋषि हैं, यहाँ पे देखिए कि अलग अलग जो है, मतलब कि एक शेप में अलग नाम दिए गए हैं और इसमें अलग नाम दिए गए हैं। तो ये मेनली जो नक्षत्र वेद के जो शाश्वत ज्ञान है उसको ये इंगित करते हैं। अब ये जो क्रियाकलाप है इसमें हमें ये बताना है, इसके द्वारा भी हम तारामंडल का प्रेक्षण करेंगे कुछ घंटों तक के, और इसमें हम ये देखेंगे कि क्या आप इसकी आकृति में कोई परिवर्तन देखते हैं। मेनली हमें ये देखना है कि जो तारामंडल पूरा बना हुआ है, क्या उसकी जो शेप है, क्योंकि तारामंडल पूरा समूह है तारों का, ठीक है, तो क्या उसकी शेप में भी चेंज हो रहा है, क्या उस समूह में पूरे ग्रुप में चेंज हो रहा है, वो अपनी स्थिति चेंज कर रहा है, तो वो क्रियाकलाप में हम देखेंगे। क्या आप इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन देखते हैं, क्या यह प्रेक्षण करेंगे कि आप यह प्रेक्षण करेंगे कि इस तारामंडल की आकृति समान रहती है। आप ये भी पाएंगे कि
यह तारामंडल पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता प्रतीत होता है। यानी कि इस क्रियाकलाप के आधार पर हमें ये पता चला, ये जो तारामंडलों का जो समूह है, ठीक है, ये क्या है, इसकी आकृति हमेशा, जैसे अगर चम्मच की जैसी आकृति दिखाई गई है या क्वेश्चन मार्क की जैसी आकृति सप्तऋषि की दिखाई गई, तो ये इसी फॉर्म में हमको दिखाई देगा, इसमें चेंजेस नहीं होंगे, इसकी शेप में चेंज नहीं होंगे। लेकिन आप इनको गति करते हुए आप देखेंगे कि ये पश्चिम से, मतलब कि पूर्व से पश्चिम की ओर ये गति करते हुए प्रतीत होते हैं। अब यहाँ पे जो बूझो है वो क्या कह रहा है कि मैंने ये सुना है कि हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे का स्थान निर्धारित कर सकते हैं कि ध्रुव तारा किधर है। तो आइए पहले इसे देखते हैं। इस क्रियाकलाप को गर्मियों में रात्रि के समय लगभग 9 बजे उस दिन कीजिए जब आकाश में चंद्रमा ना हो। आकाश की उत्तरी भाग का प्रेक्षण करके सप्तऋषि को पहचानिए। अच्छा, टाइमिंग दी गई, इसका रीजन भी अभी पता चल जाएगा। आकाश में उत्तरी भाग का प्रेक्षण करके सप्तऋषि को पहचानिए, उत्तरी भाग का, ठीक है, उत्तर दिशा में। इस कार्य में आप अपने परिवार के बड़ों की सहायता ले सकते हैं। सप्तऋषि के सिरे के दो, जो उसके सिरे हैं उनके 2 तारे जो हैं उनको देखिए। उनमें जो है, जैसे चित्र में नीचे जो चित्र है उसके अनुसार इन दोनों तारों से गुजरने वाली जो सरल रेखा है उसकी कल्पना कीजिए और इस काल्पनिक रेखा को उत्तर दिशा में आगे बढ़ाइए, ठीक है। और ये जो मतलब किसकी जो आगे बढ़ाएंगे तो कितना आगे बढ़ाएंगे ये भी देख लेते हैं। इन 2 तारों के बीच की जो डिस्टेंस है उससे लगभग 5 गुना आगे आप बढ़ाएंगे। तो ये रेखा एक ऐसे तारे पर पहुंचती है जो अधिक चमकीला नहीं है, ठीक है। तो ये जो ध्रुव तारा जो होता है वो अधिक चमकीला नहीं होता है। और ध्रुव तारे का कुछ समय तक इसका प्रेक्षण कीजिए। नोट कीजिए कि ये तारा अन्य तारों की भांति पूर्व से पश्चिम की ओर गति नहीं करता है, तभी हमें ये पता चल जाएगा कि ये एक ध्रुव तारा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो ये सप्तऋषि के ये दोनों जो है अर्सा मेजर की, ये दोनों तारों के आगे बढ़ाने पर, इनके 5 गुना डिस्टेंस को आगे बढ़ाने पर तो हमें ध्रुव तारा देखने को मिलेगा। अब हमें यहाँ पे मेनली ये देखना है कि ये जो तारों का जो मूवमेंट है, ये जो समूहों का मूवमेंट है वो कैसे है। गर्मियों में किसी दिन रात्रि के समय, गर्मियों में, ठीक है, रात में 2 से 3 घंटे के अंतराल में सप्तऋषि, अच्छा वहाँ पे जो टाइमिंग दी गई थी ना 9 बजे, वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कि जो है रात्रि में, मतलब कि गर्मी के दिन है उसमें जो रात में 2-3 घंटे के अंतराल में सप्तऋषि का 3 से 4 बार प्रेक्षण कीजिए, 2 या 3 घंटे की डिस्टेंस पे, ठीक है। हर बार ध्रुव तारे का स्थान भी निर्धारित कीजिए और हर बार ये भी देखिए कि ध्रुव तारे का स्थान क्या है। क्या सप्तऋषि पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करता है? क्या ये ध्रुव तारे की परिक्रमा करता दिखाई देता है? अपने प्रेक्षणों की तुलना जैसे चित्र में दिखाया गया उसकी स्थिति में कीजिए। तो देखिए चित्र में हमने ये देखा कि ये जो है सप्तऋषि है वो पहले उत्तर दिशा में होगा, उसके बाद धीरे धीरे ध्रुव तारा जहाँ है वहीं रहेगा और उसके चारों ओर एक सर्कल के फॉर्म में ये सप्तऋषि मूव करेगा। तो सप्तऋषि ध्रुव तारे की परिक्रमा करता है। वास्तव में सभी तारे, जितने सप्तऋषि यहाँ पे दिया गया, बाकी जितने भी तारे हैं वो सब ध्रुव तारे की परिक्रमा करते प्रतीत होते हैं, इसलिए क्योंकि ध्रुव तारा सेंटर पे है ना, और सेंटर के ही चारों ओर जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या करेंगे, मूव करेंगी। ध्यान दीजिए कि ध्रुव तारा दक्षिणी गोलार्ध से नहीं दिखाई देता। एक और चीज हमें यहाँ ध्यान देनी है कि दक्षिणी गोलार्ध जो है वहां से हमें ध्रुव तारा नहीं दिखाई देता है, वो उत्तर दिशा में मेनली दिखाई देगा। और सप्तऋषि जैसे उत्तरी गोलार्ध के कुछ तारामंडल, सप्तऋषि उत्तरी गोलार्ध में दिखता है ना, इसके अलावा और भी कुछ ऐसे जो है कुछ तारामंडल हैं वो दक्षिणी गोलार्ध के कुछ स्थानों में नहीं दिखाई देते हैं। ध्रुव तारा भी नहीं दिखाई देता है और ये सब भी नहीं दिखाई देते हैं। अब हमारे पास कुछ और हैं जैसे कि ओरियन है और एक अन्य, ये जो ओरियन है ये एक अन्य विख्यात तारामंडल है जिसे हम सर्दियों में मध्य यात्री में देख सकते हैं। मध्य यात्री में हमें ओरियन को देखना है और वो भी कब कब, ठंडियों में। ये आकाश में सर्वाधिक भव्य तारामंडलों में गिना जाता है ओरियन, ठीक है। और इसमें भी 7 से 8 चमकीले तारे हैं। ओरियन को शिकारी भी कहते हैं। ये यहाँ पे ध्यान रखना है, ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि शिकारी तारा समूह कौन सा होता है, तो वो ओरियन होता है, ठीक है। और ओरियन यहाँ पे दिखाया गया। इसमें 3 के मध्य, 3 जो बीच के जो तारे हैं उनके मध्य तारे, जो मध्य तारे हैं वो शिकारी की बेल्ट यानी पेटी को निरूपित करते हैं, इस वजह से इसे शिकारी तारा कहते हैं। 4 चमकीले तारे चतुर्भुज के रूप में व्यवस्थित दिखाई देते हैं। अब आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा जो है वो कौन सा है, सीरियस तारा है, सबसे ज्यादा चमकीला तारा, जिसको लुब्धक भी कहते हैं। ओरियन के निकट दिखाई देता है। ये जो सबसे चमकीला तारा है वो किधर दिखाई देता है, ओरियन के निकट। और हम लोग ने ध्रुव तारा का कंपैरिजन किससे किया था, मतलब उसकी स्थिति किससे जो है ज्ञात की थी, वो हम लोग ने सप्तऋषि से की थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो सीरियस है, सीरियस तारे को ढूंढने के लिए ओरियन के मध्य के जो 3 तारे हैं उनसे गुजरने वाली रेखा की कल्पना कीजिए तथा इसके अनुदिश पूर्व दिशा की ओर, उसी की ही दिशा में पूर्व दिशा की ओर देखिए और इस रेखा के अनुदिश आपको एक अत्यंत चमकीला तारा दिखाई देगा, जो कि यही तारा जो है वो कौन सा होता है, सीरियस तारा है, ठीक है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं
कि यहाँ पे देखिए कि 3 ये और 3 ये, तो ये कुल 8 जो तारे यहाँ पे दिए गए, इनमें जो मिड वाला जो तारा है उसी की सीध में ही आपको सीरियस तारा दिखाई देगा, मिड के तीनों तारों के बीच में। तो उत्तरी आकाश में एक अन्य प्रमुख तारामंडल है। अभी हम 2 तारामंडल देखिए, अब एक और अन्य प्रमुख जो तारामंडल है वो है कैसियोपिया। ये भी तारामंडल सर्दियों में रात्रि के जो प्रथम पहर होता है उसमें दिखाई देता है। और जो है ओरियन होता है वो कहाँ दिखाई देता है, मध्य रात्रि में, वो भी ठंडियों में। ये अंग्रेजी के अक्षर डब्ल्यू अथवा एम के बिगड़े यानी विकृत रूप जैसा दिखाई देता है। तो अंग्रेजी के अक्षर चाहे आप डब्ल्यू देखें या एम देखें, तो इसका जो बिगड़ा हुआ रूप है उसके रूप में ये दिखाई देता है। क्या आप जानते हैं कि तारामंडल में केवल 5 से 10 तारे नहीं होते हैं, इसमें बहुत से तारे होते हैं। तथापि हम अपनी नग्न आंख से किसी तारेमंडल के केवल चमकीले जो तारे होते हैं उन्हीं को ही देख सकते हैं। तारामंडल जो होता है वो बहुत सारे तारों से मिलकर के बना होता है, लेकिन हमें सिर्फ जो है वही तारे दिखाई देते हैं जो चमकीले होते हैं। जिन तारों से मिलकर के कोई तारामंडल बनता है वे सब हमसे समान दूरी पर नहीं, वे आकाश में केवल एक ही दृश्य रेखा में हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो जिन तारों से मिलकर के तारामंडल बन रहा है वो सब हमसे समान दूरी पर स्थित नहीं है, इस वजह से वो हमें नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि रीज़न ये है कि वो आकाश में केवल एक ही दृश्य रेखा में स्थित है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसियोपिया का है। ठीक है, और सॉरी, ये जो है ये ओरियन का स्ट्रक्चर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है सौर परिवार। ठीक है, सोलर सिस्टम। इसमें हमें क्या देखना है, सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले जितने भी खगोलीय पिंड हैं उनसे मिलकर के सौर परिवार बना है। इस परिवार में बहुत से पिंड हैं, जैसे कि ग्रह है, धूमकेतु है, क्षुद्र ग्रह तथा उल्काएं हैं। सूर्य तथा इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सिर्फ क्या, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है उसी के कारण ये सारे पिंड जो हैं वह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जैसा आप जानते हैं कि पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है और ये सौर परिवार का ही एक सदस्य है। यह एक ग्रह है और इसके अतिरिक्त 7 अन्य ग्रह भी हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार अगर उनका क्रम देखें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण, यूरेनस अरुण और नेपच्यून वरुण। ठीक है, तो ये हो गए, ये ग्रह कहते हैं सूर्य से दूरी के आधार पर थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पूरे इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से सूर्य से डिस्टेंस के बेस पे उनका पैमाने के अनुसार उनको निर्धारित किया गया। तो अब आगे यहाँ पे बूझो जो है उसका क्या ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने तो ये पढ़ा था कि सौर परिवार में 9 ग्रह हैं। तो आइए देखते हैं इनके सवाल का आंसर क्या होगा। क्या आप जानते हैं कि 2006 में एक तक सौर परिवार में 9 ग्रह थे। ठीक है, 2006 तक के। और प्लूटो सौर परिवार का सूर्य से दूरतम ग्रह, सबसे दूर ग्रह जो था वो क्या था, प्लूटो था। सन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रह की नई परिभाषा को अपनाया, जिसके अनुसार प्लूटो ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता है। अब ये सौर परिवार का ग्रह नहीं है। तो 2006 में ही अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जो थे उन्होंने ग्रहों की नई परिभाषा अपनाई, जिसमें प्लूटो को जो है बौना ग्रह कह के उसको सौर मंडल से बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो इसलिए अब जो पढ़े जाते हैं सौर परिवार में वो टोटल 8 ग्रह पढ़े जाते हैं। आइए सौर परिवार के कुछ सदस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करें, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य हमसे निकटतम तारा है। सूर्य एक तारा है जो हमसे हमारे बहुत पास है। ये निरंतर विशाल मात्रा में ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित करता है और पृथ्वी की लगभग समस्त ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है, सूर्य है। वास्तव में सभी ग्रहों की ऊष्मा तथा प्रकाश की ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो सूर्य है। तो ये हो गया सूर्य के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है ग्रह। ठीक है, तो जो ग्रह हैं वो तारों की भांति प्रतीत होते हैं। ग्रह भी तारों की भांति प्रतीत होते हैं, लेकिन परंतु ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता है। वे केवल अपने ऊपर पड़ने वाले जो सूर्य के प्रकाश है उसी को ही परावर्तित करते हैं। इसलिए जो सबसे कम, हम लोग ने ऊपर भी पढ़ा था कि जो सबसे कम चमकने वाले जो तारे के जैसे स्ट्रक्चर होता है लेकिन बहुत कम चमकता है, तो वो क्या होंगे, ग्रह होंगे। ठीक है, क्या आप तारों का और ग्रहों में भेद कर सकते हैं? ग्रहों तथा तारों में अंतर करने की सरलतम विधि यही है कि तारे टिमटिमाते, जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते हैं। तारों की सापेक्ष सभी ग्रहों की स्थिति भी बदलती रहती है। तारे जो होते हैं वो अपनी जगह पे ही रहते हैं और ग्रहों की स्थिति जो है वो बदलती रहती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रत्येक ग्रह जो है वो एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है। इस पथ को ही हम क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में लगा समय उस ग्रह का परिक्रमण काल कहलाता है। तो जो परिक्रमण काल है वो मेनली यही है कि जो ग्रह के द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगने में जितना समय लगता है। ग्रहों की सूर्य से दूरी बढ़ने पर उनके परिक्रमण काल में भी वृद्धि हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि उनके जो चक्कर लगाने में, सूर्य का चक्कर लगाने में जितना जो टाइम लगता है वही परिक्रमण काल होता है। और जब ये जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी तो ये टाइम और बढ़ जाएगा। अब बूझो क्या जानना चाह रहे हैं, उन्हें भी देखते हैं।
मैं ये जानना चाहता हूँ कि सूर्य की परिक्रमा करते समय ग्रहों की टक्कर क्यों नहीं होती है। ये काफ़ी अच्छी मतलब कि काफ़ी अच्छा इनका क्वेश्चंस भी है, जो हम सबके माइंड में भी बचपन में बहुत आता था। तो आइए इसे और क्लियर करके देखते हैं। अपने 4-5 मित्रों के साथ खेल के मैदान में जाइए और जैसे चित्र में दिखाया गया उसके अनुसार 1 मीटर और 1.8 मीटर, 2.5 मीटर, 3.8 मीटर त्रिज्या के संकेंद्री एक ही केंद्र वाले वृत्त खींच लीजिए। केंद्र एक ही हो और उसी के अंदर ही कई सारे वृत्त खींच लीजिए। अपने किसी एक मित्र के से केंद्र पर खड़े होकर के सूर्य को निरूपित करने के लिए कहिए। एक कोई मित्र जो है वो केंद्र के सेंटर पर खड़ा हो जाए, जो कि सूर्य का मतलब कि सूर्य की जगह ले ले, ठीक है। और आपके जो अन्य मित्र हैं वो बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल को निरूपित कर सकते हैं। अब आगे हमें क्या करना है कि अपने मित्रों से अपनी अपनी कक्षाओं में वामाव्रत दिशा में सूर्य की परिक्रमा करने के लिए कहिए। उसमें राउंड राउंड आप जो है वो उसकी परिक्रमा करिए। क्या उनकी एक दूसरे से टक्कर होती है? तो देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया इसी तरीके से आप जो जितने भी आपके जो दोस्त हैं वो सब इसी तरीके से इसका राउंड करेंगे, ठीक है। सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ ग्रह लट्टू की भांति अपनी अक्ष पर घूर्णन गति भी करते हैं। जब सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो ग्रह अपनी एक्सिस पे भी राउंड करते हैं, ठीक है। तो किसी ग्रह द्वारा एक घूर्णन पूरा करने में लगने वाले जो समय है उसी को ही हम घूर्णन काल कहते हैं। तो घूर्णन काल की अगर बात करें तो ग्रह के द्वारा अपनी एक्सिस पे जो राउंड करने वाला जो समय होता है उसी को ही हम एक रोटेशन या फिर घूर्णन काल कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे ग्रह लट्टू की भांति, जैसे लट्टू यहाँ पे राउंड कर रहा है उसी तरीके से ग्रह भी लट्टू की भांति अपनी अक्ष पर घूर्णन करते हैं। कुछ ग्रहों के ज्ञात उपग्रह हैं, कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह ज्ञात हैं। तो किसी खगोलीय पिंड की परिक्रमा करने वाले अन्य खगोलीय पिंड को हम पहले खगोलीय पिंड का उपग्रह कहते हैं। मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जितने भी खगोलीय पिंड हैं उनकी जो खगोलीय पिंड मतलब ग्रहों का जो चक्कर लगाने वाले जो दूसरे जो खगोलीय पिंड हैं उन्हीं को ही हम उनका उपग्रह कहते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, क्या इस कारण पृथ्वी भी सूर्य का उपग्रह है? ये पहेली का क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पे जो क्वेश्चन इसने किया है वो कह सकते हैं कि पृथ्वी को सूर्य का उपग्रह कहा जा सकता है, यद्यपि सामान्यतः हम इसे सूर्य का ग्रह कहते हैं। हालांकि हम यहाँ पे मेनली क्या एक बात कह सकते हैं कि जैसे पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर काट रही है तो सूर्य का उपग्रह होनी चाहिए, लेकिन उसे ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो उपग्रह की जो परिभाषा दी गई वो सिंपली बस इतनी है कि ग्रहों का चक्कर काटने वाले जितने भी खगोलीय पिंड होते हैं, जो भी खगोलीय पिंड ग्रहों का चक्कर काटते हैं उनका जो भी उनका रिवोल्यूशन करते हैं तो उनको हम उन्हीं को ही हम उपग्रह कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रह है वो सूर्य का चक्कर काट रहे हैं तो उनको हम उपग्रह नहीं कहेंगे। तो ये ग्रह सूर्य के लिए उपग्रह नहीं है, लेकिन एज अ जो एक परिभाषा है उसके बेस पे हम ये कह सकते हैं। हालांकि ये पूरा जो सूर्य का पूरा जो सौरमंडल बन रहा है उसमें जो ग्रह सूर्य का चक्कर काटते हैं उनको ग्रह कहते हैं, ठीक है। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंडों के लिए ही उपग्रह शब्द का उपयोग करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। बहुत से मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं और इन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि प्राचीन भारत की जो खगोलिकी है वो क्या है। लगभग 4000 वर्ष पुराने ऋग्वेद में प्राचीन भारत की खगोलिकी का उल्लेख किया गया है। प्राचीन भारत में जो खगोलिकी मतलब कि उस समय जो है ग्रहों की जो जानकारी प्राप्त थी उसका जिक्र किसमें किया गया है? ऋग्वेद में किया गया। खगोलिकी में कई भारतीय विद्वानों का योगदान रहा है। मुख्यतः ज्ञात जो खगोलज्ञों में से एक आर्यभट्ट हैं। आर्यभट्ट ने खगोलिकी पर आर्यभट्ट के योगदान का वर्णन उनकी रचना आर्यभट्टिया जो है उसमें उल्लिखित है, जिसे उन्होंने 23 वर्ष की आयु में 499 सीई में लिखा था। उनके द्वारा परिकलित पृथ्वी के व्यास का मान, मतलब उन्होंने एक तो जो है ग्रहों के बारे में भी बताया था, उसके साथ ही साथ पृथ्वी का जो व्यास है उसका वर्तमान में जो ज्ञात मान है उसके निकट है। उन्होंने पृथ्वी का व्यास भी बताया, जो प्रेजेंट टाइम में पृथ्वी का जो व्यास है उसके लगभग बराबर आता है। इसी के साथ ही पृथ्वी अचल है कि जो नाम से जो ये प्रचलित है कि जो पृथ्वी अचल है, इसकी जो मान्यता जो बहुत चली आ रही थी, इस पर इसके विपरीत भी आर्यभट्ट ने सुझाव दिया। आर्यभट्ट ने ये भी कहा कि नहीं, पृथ्वी जो है वो अचल नहीं है, ठीक है, वो अपनी एक्सिस पे राउंड करती रहती है। उसके बाद पृथ्वी गोल है, सुझाया कि पृथ्वी गोल है तथा ये अपने अक्ष पर घूर्णन करती रहती है, ये मत आर्यभट्ट ने दिया। पृथ्वी के नक्षत्र काल के लिए उनका जो अनुमानित मान था वो 23, मतलब कि ये था कि जो पृथ्वी जो है वो एक घूर्णन जो करती है वो आर्यभट्ट के अनुसार 23 घंटे 56 मिनट में करती है। 4.1 सेकेंड उसका जो है वर्तमान में ज्ञात मान के बहुत निकट है। तो ये जो टाइमिंग है अगर वर्तमान में देखा जाए 24 घंटे मान लिया जाता है ना, तो 24 घंटे जो माना जाता है तो उसमें जो आर्यभट्ट ने निकाला था वो कितना था? 23 घंटे 56 मिनट था, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम का लगभग इसके बराबर ही आता है।
चंद्रमा तथा ग्रह सूर्य के प्रकाश के परावर्तन द्वारा चमकते प्रतीत होते हैं। चाहे चंद्रमा हो चाहे ग्रह हो, ये सभी सूर्य के जो प्रकाश है उसी के परावर्तन के कारण ही ये चमकते हैं। ऐसा भी उन्होंने प्रतिपादित किया था कि मतलब कि ये भी उन्होंने जो है ये जो चंद्रमा और जो ग्रह हैं उनके चमकने की जो यहाँ पे सिद्धांत उसका जो दिया गया था, ये भी किसने, आर्यभट्ट ने अपने उसमें बताया था। उन्होंने चंद्र तथा सूर्य ग्रहणों की भी वैज्ञानिक व्याख्या दी। जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण की परिघटना होती है, और जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण की परिघटना होती है। तो इसके बारे में भी आर्यभट्ट ने बताया था। आर्यभट्ट के अनुसार पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का मान वर्तमान में ज्ञात दूरी के बहुत करीब है। तो आर्यभट्ट ने ये माना था, उनके अनुसार ये था कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है उसका जो मान है वो वर्तमान में जो ज्ञात दूरी है उसके बहुत करीब है। लगभग उनकी जितनी भी जो परिकल्पनाएं थी वो प्रेजेंट टाइम में अगर जो है उनकी परिकल्पनाओं से कोई चीज़ बड़ी है तो इतना डिफरेंस नहीं हुआ है, मतलब थोड़ा बहुत कुछ चीज़ों का डिफरेंस हुआ है। तो कह सकते हैं कि उनका मानक जो था वो बहुत ही शुद्ध था। अब जो हमारा पहला ग्रह है वो है बुध। बुध ग्रह सूर्य के निकटतम ग्रह है। यह हमारे सौर परिवार का लघुत्तम सबसे छोटा ग्रह है। क्योंकि बुध सूर्य के अत्यधिक निकट है अतः अधिकांश समय तक सूर्य की चकाचौंध में ही ये छिपा रहने के कारण इसका प्रेक्षण करना अत्यंत कठिन रहता है। तो सूर्य की चकाचौंध इतनी ज़्यादा तेज होती है कि उसमें ही ये ग्रह जो है उसमें छुप जाता है। तथा अपनी सूर्य उदय से तुरंत पूर्व, या तो सूर्य उदय हो तब आप उसके तुरंत पूर्व आप बुध को देख सकते हैं, या फिर सूर्य अस्त के तुरंत पश्चात इसे क्षितिज पर देखा जाता है। ठीक है, इसे क्षितिज पर देखा जा सकता है। अतः यह वही दिखाई देता है जहाँ वृक्षों अथवा भवनों द्वारा क्षितिज को देखने में कोई बाधा नहीं आती है। मतलब कि ऐसी जगह पे ही आपको बुध ग्रह को देखने को मिलेगा जिस जगह ना वृक्ष हो ना जो है कोई और जो है वहाँ पे भवन वगैरह की कोई बाधा ना हो, तो ऐसी जगह पे ही आप बुध को देख सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो है कि बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं होता है। ठीक, तो ये चीज़ हो गई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है शुक्र। तो नेक्स्ट जो है ये ग्रह है शुक्र, इसके बारे में देखते हैं कि ग्रहों में शुक्र पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है। पृथ्वी की जस्ट क्योंकि पृथ्वी तीसरे ही नंबर पे तो आएगी, तो ये निकटतम पड़ोसी है। रात्रि के आकाश में ये सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। कभी कभी शुक्र पूर्वी आकाश में सूर्योदय से पूर्व दिखाई देता है। पूर्वी आकाश जो है उसमें सूर्योदय से ये पूर्व दिखाई देता है। कभी कभी सूर्यास्त के तुरंत पश्चात ये पश्चिमी आकाश में दिखाई देता है। सूर्यास्त जैसे ही होता है उसके तुरंत पश्चात ये पश्चिमी आकाश में दिखाई देता है। तो ये ध्यान रखिए यहाँ पे कि शुक्र जो है वो पूर्वी आकाश में सूर्योदय में दिखाई देता है और पश्चिमी आकाश में कब दिखाई देता है, सूर्यास्त के बाद। ठीक है, इसी वजह से इसलिए इसे, तो ये जो है इनकी जो टाइमिंग है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से इसे यही जो रीज़न है ना, इसको जो है पूर्वी दिशा में दिखने और पश्चिम दिशा में दिखने का जो रीज़न है, इसी वजह से इसको प्राय प्रभात तारा, यानी जो सूर्य उदय के समय में जो दिखता है प्रभात तारा या प्रातः तारा, वही भोर का तारा, तथा सांध्य का तारा भी इसे कहते हैं। संध्या का तारा शाम के समय में भी ये दिखाई देता है, सुबह के समय में दिखाई देता है। दोनों ही टाइटल प्रातः तारा या सांध्य का तारा जो है ये किसके लिए यूज़ हो रहा है, शुक्र के लिए यूज़ हो रहा है। यद्यपि ये एक तारा नहीं है लेकिन वो सूर्य के करीब होने की वजह से इतना शाइन करता है। रात्रि के आकाश में इसे ढूंढने का प्रयास कीजिए। शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं है, और जिस तरीके से बुध में कोई नहीं है उसी तरीके से शुक्र में भी कोई उपग्रह नहीं है। इसकी अपनी अक्ष पर घूर्णन गति कुछ असाधारण, इसकी जो घूर्णन गति है वो थोड़ी सी असाधारण। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। पृथ्वी जो है उसका यहाँ पे मूवमेंट याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो शुक्र है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, और जबकि पृथ्वी का जो मूवमेंट होता है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। तो इसे क्रियाकलाप के द्वारा और ज़्यादा क्लियर कर लेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, किसी समाचार पत्र, पंचांग अथवा जंतरी में देख करके पता कीजिए कि आकाश में किस समय व किस दिन शुक्र दिखाई देगा। आप शुक्र ग्रह की पहचान उसकी चमक द्वारा बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यदि याद रखिए कि शुक्र को आकाश में अधिक ऊंचाई पर नहीं देखा जा सकता, और आपको या तो सूर्योदय से एक से तीन घंटे पहले अथवा सूर्य अस्त के 1 से 3 घंटे के बाद की अवधि में शुक्र ग्रह का प्रेक्षण करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे ये इनकी जो टाइमिंग थी कि कब जो है सूर्य जो या शुक्र ग्रह है उसको कब देखना चाहिए, तो कितनी देर सूर्योदय किस समय, कितनी देर सूर्योदय होने से कितनी देर पहले और सूर्यास्त के कितनी देर बाद। अब पहली का जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं।
तब क्या इसका यह अर्थ हुआ कि शुक्र पर सूर्योदय पश्चिम में तथा सूर्यास्त पूर्व में होता होगा? सूर्योदय जो है वो पश्चिम में और सूर्यास्त जो है वो पूर्व में होता होगा। ये इनका ये क्वेश्चन है, ठीक है। यदि आपको अवसर मिले तो दूरबीन द्वारा शुक्र को देखने का प्रयास कीजिए। आप चंद्रमा की भांति शुक्र की कलाओं का प्रेक्षण करेंगे। जब आप शुक्र को देखेंगे ना, जिस तरीके से आप चंद्रमा की कलाओं का प्रेक्षण करते हैं, उसी तरीके से आप शुक्र की कलाओं का भी प्रेक्षण कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए शुक्र की कलाएं दिखाई गई हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्लैनेट है वो है पृथ्वी। पृथ्वी ही सौर परिवार का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व ज्ञात है। और पृथ्वी पर जो जीवन है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन का रीजन ही है क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल भी है और जल भी उपस्थित है। वो जीवन विद्यमान होने तथा उसकी निरंतरता कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए कुछ विशिष्ट पर्यावरणीय जो अवस्थाएं हैं वो उत्तरदायी हैं। इनमें से पृथ्वी की सूर्य से उचित दूरी होना भी सम्मिलित है। तो ये जो पर्यावरणीय अवस्थाएं हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो भी ज़रूरी है, ताकि पृथ्वी पर सही ताप परिसर, जल की उपस्थिति, उपयुक्त वायुमंडल, टेम्परेचर भी इक्वल होना चाहिए, जल की उपस्थिति होनी चाहिए, उपयुक्त वायुमंडल तथा ओजोन का आवरण बना रह सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं पृथ्वी पर जीवन यापन के लिए। अब हमें अपने पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पृथ्वी पर जीवन को कोई संकट ना हो। तो ये पहेली का ये कहना है कि प्रदूषण को अगर हम नियंत्रण किए रहेंगे तो हम पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव हैं, जीवधारी हैं या हम लोग हैं, उनको जीवन जीने में उनको कोई संकट नहीं होगा। इसका ख्याल हमें खासकर करना है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी के पृष्ठ पर जल तथा भूमि के प्रकाश के परावर्तित होने के कारण वह नीली हरी प्रतीत होती है। जब जो है वही जो पृथ्वी की जो भूमि है उससे जो प्रकाश परिवर्तित होता है, वो परावर्तित होता है, रिफ्लेक्ट होता है, तो जो है चंद्रमा पर से अगर देखा जाए या अंतरिक्ष से अगर देखा जाए तो पृथ्वी जो है वो नीली और हरी प्रतीत होती है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष जो है वो इसकी कक्षा के तो पृथ्वी की जो घूर्णन एक्सिस है, उसकी जो मेनली एक्सिस है, इसकी कक्षा के तल के लंबवत नहीं है। इसका अपने अक्ष पर झुकाव पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। इसे फिर से देखिए कि पृथ्वी का जो घूर्णन है, पृथ्वी का मेनली रोटेशन है, रोटेशन वाली जो एक्सिस है इसकी कक्षा के तल के लंबवत नहीं है। उसकी जो मेन कक्षा है उसकी, ठीक है, जिस कक्षा में जो पृथ्वी जो है वो अपनी मूव कर रही है जिस ऑर्बिट में, उस कक्षा का जो तल है उसके लंबवत नहीं है, एकदम सीधी सीधी नहीं है, ठीक है। इसकी घूर्णन वाली जो एक्सिस है, आप पिक्चर में आपने देखा होगा थोड़ी सी वो तिरछी होती है। इसका जो अपनी अक्ष है उस पर झुकाव पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। तो ये जो मेनली एक्सिस है इसका अपनी जो अक्ष है, मेन जो बीच की जो लाइन है, उसके जो बीच का जो सेंटर होता है ना, सेंटर इक्वेटर जो होता है, उसकी तरफ झुकाव, उसका रीजन है ऋतु परिवर्तन। तो जो ऋतु परिवर्तन होता है ना, उसके लिए ये जो झुकाव होता है वो ज़रूरी है। पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है, वो है क्या? चंद्रमा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है पृथ्वी के बारे में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब यदि मेरी आयु 13 वर्ष है तो मैंने सूर्य का कितना परिक्रमा कर लिए, तो इसका आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि साल में जितने भी दिन हैं उसके आधार पर, कि पृथ्वी जो है वो एक परिक्रमण जितने समय में पूरा करती है, तो जितने साल के हम हैं उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कितनी हमने सूर्य की परिक्रमा कर ली है। नेक्स्ट हमारा जो ग्रह है वो है मंगल ग्रह। अगला ग्रह जो पृथ्वी की कक्षा के बाहर का पहला ग्रह है, ये अब पृथ्वी की कक्षा के बाहर के आएगा ना, तो ये पहला ग्रह वह मंगल है। ये हल्का रक्ताभ प्रतीत होता है, लाल कलर का हल्का दिखाई देता है, इस वजह से इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। अगर ये पूछा जाए कि लाल ग्रह कौन सा है तो कौन सा होगा? मंगल ग्रह, मार्स प्लैनेट होगा। मंगल के 2 छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं। अब यहाँ से स्टार्टिंग होगी उपग्रहों की। इससे पहले जितने भी ग्रह थे उनका कोई उपग्रह नहीं था। अब पृथ्वी में एक था, मंगल का 2 होगा, ठीक है। मंगल के 2 ग्रह हैं। इसके बाद अब यहाँ पे मंगलयान की बात की गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारत का पहला मंगल कक्षित्र ऑर्बिटर मिशन मंगलयान 5 नवंबर 2013 को प्रेक्षित किया। यह 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गया, ठीक है। तो ये तैयार किया गया और फिर उसके बाद 2014 तक ये मंगल में सफलतापूर्वक पहुंच गया। इस प्रकार भारत अपने प्रथम प्रयास में ही इस कार्य को करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। यानी मंगल ग्रह पर यान भेजने वाला विश्व का, और वो भी पहले ही प्रयास में भेजने वाला, तो ये जो है मंगल ग्रह बना है। अब अगला ग्रह जो है वो है बृहस्पति। बृहस्पति के बारे में क्या चीज़ ज़रूरी है उसे भी देख लेते हैं। बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। तो पहली बात तो ये जान लीजिए, सबसे बड़ा सोलर सिस्टम का जो सबसे बड़ा प्लैनेट है वो क्या है? बृहस्पति है। ये ग्रह इतना बड़ा है कि लगभग
1300 पृथ्वियां इस विशाल ग्रह के भीतर रखी जा सकती हैं। परंतु बृहस्पति का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान के लगभग 318 गुना है। 318 गुना है। ये अपने अक्ष पर अत्यधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है। ये यहाँ पे ये भी लाइन याद रखना है कि ये अपनी अक्ष पर बहुत तीव्र गति से घूर्णन करता है। आप पृथ्वी के विषुवत वृत्त से परिचित हैं। यहाँ पे आप पृथ्वी का जो पूरा एक जो उसका विषुवत जो वृत्त है, जो उसकी ग्लोब नहीं तैयार की जाती है, उससे अक्सर करके आपने देखा ही होगा। तो ये जो विषुवत वृत्त है उसके तल को पृथ्वी का विषुवतीय तल कहते हैं। विषुवत वृत्त का जो तल है वो पृथ्वी का विषुवतीय तल कहलाता है। वह तल जिसमें पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और उसे पृथ्वी का कक्षीय तल कहते हैं। यानी ऐसा तल जिसमें पृथ्वी जो है वह सूर्य की परिक्रमा कर रही है। ठीक है, तो इसी वजह से पृथ्वी का जो कक्षीय तल है उसे जो है पृथ्वी का कक्षीय तल कहते हैं। ये दोनों तल एक दूसरे से 23.5 डिग्री के कोण पर झुके हैं और इसका यह तात्पर्य है कि पृथ्वी का अक्ष अपने अक्षीय तल से 66.5 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। यानी यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ये क्लियर हो गई कि उन तलों के आधार पर पृथ्वी के जो तल हैं इनके कक्षीय तल, उनके आधार पर यह चीज़ क्लियर हो गई कि पृथ्वी की जो एक्सिस है उसका अपने जो कक्ष के उस पर अपने कक्षीय तल से कितना उसका झुकाव है। तो कक्षीय तल से उसका झुकाव 66.5 डिग्री कोण पर उसका झुकाव है और दोनों तल एक दूसरे से 23.5 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। यानी दो कंडीशन दी जाती है। अगर मान लीजिए ये पूरा पृथ्वी है तो इसकी एक तो उसका जो है ये इक्वेटर है। मान लीजिए ये पृथ्वी का सर्किल है, ये इसका इक्वेटर है, ये वाला। ठीक है, तो एक एंगल यहाँ से नापा जाएगा, एक एंगल इसका जो है यहाँ से लिया जाएगा। तो इस तरीके से इनका जो है एंगल मापा जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इनकी डायरेक्शन है उत्तर दिशा। ठीक है, नीचे पश्चिम दिशा होगी। पृथ्वी का कक्षीय तल, तो ये पृथ्वी का जो कक्षीय ऑर्बिट है, ऑर्बिट देख रहे हैं ना, ओवल जैसे शेप की है। तो ये वाला जो है, ये वाला जो ओवल है जिसे आप इस तरीके से देख रहे हैं, इसके इक्वेटर के बेस पे इसका कक्षीय तल जो है वो 23.5 है। ठीक है, और दूसरा जो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है ये वाला जो विषुवतीय है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गई कि जो कक्षीय तल है वो इसका ये वाला है जो इसकी एक्सिस से होकर के जाएगा, और विषुवतीय तल जो है वो इसका इक्वेटर से, विषुवत रेखा जो है उससे होकर के जाएगा। तो ये वाला जो है वो विषुवतीय है और ये इधर वाला जो है मतलब लाइटेड ग्रे कलर का जो दिखाया जा रहा है वो कक्षीय तल है जो इसकी एक्सिस से होकर के जाएगा। तो ये पृथ्वी के झुके अक्ष पर घूर्णन की कैसे जो है अपने ये जो घूर्णन है वो किस तरीके से अपनी एक्सिस के झुकाव पर कर रही है ये दिखाया गया था। मेरी ये धारणा है कि यदि आप एक इतनी बड़ी गेंद लें जिसमें लगभग 1300 मटर की दाने समा सकें तो यह गेंद बृहस्पति को निरूपित करेगी तथा मटर का दाना पृथ्वी को निरूपित करेगा। तो ये किसने दिया है राय? ये पहेली ने राय दी है कि अगर आप देखना चाहें कि बृहस्पति का कितना शेप है तो आप इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। बृहस्पति और उसके 4 बड़े उपग्रह, बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? 4 बड़े उपग्रह हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी कितनी डिस्टेंस पे इसके उपग्रह दिखाए गए हैं। तो बृहस्पति के बारे में जो उसका उपग्रह है उसको लेकर के बहुत क्वेश्चंस होते हैं। बृहस्पति के बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। प्राकृतिक उपग्रह इसमें चारों ओर धुंधले वलय भी होते हैं। बृहस्पति के चारों ओर वलय रिंग्स पाए जाते हैं। आकाश में अत्यधिक चमकीला प्रतीत होने के कारण आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। यदि आप इसका प्रेक्षण दूरबीन की सहायता से करें तो आप इसके चारों ओर बड़े चंद्रमा भी देख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट जो प्लैनेट है, अगला ग्रह है, वह है शनि। ठीक है, तो इसमें देखिए बृहस्पति के परे शनि है। बृहस्पति के अब ऊपर वाली जो ऑर्बिट है उसमें शनि आएगा जो रंग में पीला सा प्रतीत होता है, और इस ग्रह के रमणीय वलय इसे सौर परिवार में अद्वितीय बनाते हैं। ये वलय जो है वो नंगी मतलब नग्न आँखों से, यहाँ पे इसके बारे में ये कहा गया है जो ये वलय हैं वो नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक पिक्चर है जो शनि जो जल से कम सघन है, इसके बारे में पहले इसमें जो कमेंट है उसको देख लेते हैं। तो देखिए बूझो जो है, बूझो को एक नटखट विचार आया, यदि हम ये कल्पना करें कि शनि किसी विशाल जलकुंड में है तो वह उसमें तैरेगा। यहाँ पे देखिए ये जो बूझो है वो कैसे पानी के पास बैठ करके इसके बारे में सोच रहा है। ठीक है, कि इसको वो जल में डाल रहा है। अब यहाँ पे मेनली हमें ये देखना है कि जो शनि की चारों ओर जो रिंग, अब बृहस्पति की जो रिंग है वो इतनी ज़्यादा शाइनी होती है कि वो हमें दिखाई दे सकती है, लेकिन जो शनि है उसके चारों ओर भी वलय पाए जाते हैं लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो आप छोटे दूरदर्शक द्वारा इनका प्रेक्षण कर सकते हैं। शनि के भी बहुत से प्राकृतिक उपग्रह होते हैं। शनि जो है इनके बहुत से प्राकृतिक उपग्रह होते हैं जिस तरीके से
बृहस्पति के होते हैं। शनि के बारे में एक रोचक बात यह है कि सभी ग्रहों में ये सबसे कम सघन है। अगर इसकी घनत्व की बात की जाए तो ये कम जो है सबसे कम सघन है। इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम है। तो तभी तो जो है वो चेक कर रहा था, बूझो, ठीक है। तो इसका जो घनत्व है, इसकी डेंसिटी जल की डेंसिटी से भी कम है, वो इतना जो है मतलब कि ये हल्का हो सकता है। अब नेक्स्ट जो ग्रह है वो है यूरेनस तथा नेपच्यून, ठीक है। इन दोनों के बारे में देखेंगे। ये सौर परिवार के बाह्यतम ग्रह में आएंगे। सबसे बाहरी जो ऑर्बिट है उसमें ही आते हैं यूरेनस तथा नेपच्यून। इन्हें अरुण और वरुण, इन्हें केवल बड़े दूरदर्शकों की सहायता से ही देखा जा सकता है। बड़ी जो जो है दूरबीन होती हैं, दूरदर्शी होती हैं, उनकी सहायता से ही देखा जा सकता है। शुक्र की भांति यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। जिस तरीके से शुक्र जो है वो पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूर्णन करता है, उसी तरीके से तो इनकी जो है घूर्णन की जो स्थिति है उसे आप देख सकते हैं कि यूरेनस भी जो है वो पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। इसकी विलक्षण विशेषता इसका अत्यधिक झुका घूर्णन अक्ष है। मेनली इसमें जो इसकी जो विशेषता क्वालिटी है जो इसको डिफरेंट कर रही है, ठीक है, वो इसका यही है कि इसका घूर्णन अक्ष जो है वो बहुत ही ज़्यादा झुका हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप यह कक्षीय गति करते समय अपने पृष्ठ पर लुढ़कता सा प्रतीत होता है। ये इस तरीके से जो है, अब जब ये कक्षीय गति करता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये अपनी एक्सिस पर लुढ़क रहा है, ठीक है, अपनी कक्षीय पथ पर यूरेनस। आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये अपनी जो ये है ना इस तरीके से मूव करते हुए दिखाई दे रहा है कि जैसे बॉल नहीं लुढ़कती हुई चली जाती है, उसी तरीके से इसका भी दिखाया गया है कि किस तरीके से ये जो यूरेनस है वो अपनी एक्सिस पर लुढ़कते हुए प्रतीत होता है। सौर परिवार के प्रथम 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल अन्य 4 ग्रहों की तुलना में सूर्य के अत्यंत निकट हैं। इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। ये अत्यंत निकट होने की वजह से इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रहों के बहुत कम चंद्रमा होते हैं और वे ग्रह जो मंगल की कक्षा से बाहर हैं, और जैसे तो वे ग्रह जो मंगल की कक्षा से बाहर हैं जैसे कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून, इन्हें आंतरिक ग्रहों की तुलना में कहीं अधिक दूर, मतलब ये आंतरिक ग्रह जो हैं उनकी तुलना में कहीं अधिक दूर हैं, इस वजह से इन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं। इनके चारों ओर वलय निकाय हैं और बाह्य ग्रहों के अधिक संख्या में चंद्रमा होते हैं। तो अब यहाँ पे हम सौर परिवार के कुछ अन्य सदस्य उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे ग्रहों के अतिरिक्त सूर्य की परिक्रमा करने वाले कुछ अन्य पिंड भी हैं। ये भी सौर परिवार के सदस्य हैं। आइए इनमें से कुछ के विषय में जानकारी प्राप्त करें। तो देखिए, जो पहला है वो है क्षुद्र ग्रह, जिसे एस्टेरॉइड भी कहते हैं। तो क्षुद्र ग्रह के बारे में हम ये जानें कि इनसे भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी यहाँ पे जो अदर जो पिंड हैं, आकाशीय पिंड, उनके बारे में जो पूछा जा रहा है। जैसे मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच काफ़ी बड़ा अंतराल है, मंगल और बृहस्पति के बीच में। इस अंतराल को बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पिंडों ने घेर रखा है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें ही हम क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड कहते हैं। क्षुद्र ग्रहों को केवल बड़े दूरदर्शकों के द्वारा ही देखा जा सकता है, ये इतने छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसके बाद, मंगल ग्रह के बाद ये जो इतना बड़ा जो डिस्टेंस है उसको बीच में क्षुद्र पट्टी यहाँ पे दिखाई गई है चित्र में, उससे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें ये देखना है, नेक्स्ट जो है वो है धूमकेतु। अगला जो है वो धूमकेतु, जिसे कॉमेट्स बोलते हैं, ठीक है। धूमकेतु भी हमारे सौर परिवार के सदस्य हैं। ये अत्यंत पर्वलीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यानी कि ऑर्बिट कैसी होगी, परवल की जैसी शेप होगी। बहुत ही ज़्यादा पर्वलीय जो कक्षाएं हैं उनमें सूर्य की परिक्रमा करते हैं, परंतु इनका सूर्य का जो परिक्रमण है, परिक्रमण काल सामान्यतः काफ़ी अधिक होता है। सामान्यतः धूमकेतु चमकीले सिर तथा लंबी पूंछ वाले होते हैं। जैसे जैसे कोई धूमकेतु सूर्य के समीप आता जाता है, उसकी पूंछ जो है वो आकार में बढ़ती जाती है। किसी धूमकेतु की पूंछ सदैव ही सूर्य से परे होती है, मतलब कि जो धूमकेतु की जो पूंछ होती है वो सूर्य से परे होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके के होते हैं धूमकेतु, और इनकी जो पूंछ होती है वो किस तरीके से दिखाई जा रही है। अब किसी धूमकेतु की विभिन्न स्थितियां यहाँ पे ये दिखाई गई हैं। यहाँ पे हमें ये देखना है चित्र में ये था कि किसी धूमकेतु की विभिन्न स्थितियां, ऐसे बहुत से धूमकेतु ज्ञात हैं जो समय समय पर एक निश्चित काल अंतराल पर दृष्टिगोचर होते हैं, दिखाई देते हैं, निकलते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हेलिका धूमकेतु जो है वो एक ऐसा ही धूमकेतु है जो लगभग हर जो है 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है। ये याद रखिए कि ये जो धूमकेतु है, ये क्वेश्चन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हेलिका धूमकेतु एक ऐसा धूमकेतु है जो लगभग हर 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है। इसे सन
1986 में पिछली बार देखा गया था। क्या आप बता सकते हैं कि अगली बार हेलिका धूमकेतु कब दिखाई देगा? तो ये आपका जो है ये एक तरीके का होमवर्क है कि आपको ये बताना है कि अगली बार, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स कर दी गई है कि हर 76 साल में ही दिखाई देता है, ठीक है, और 1986 में दिखाई दे चुका है। धूमकेतुओं के विषय में जो अंधविश्वास है उसे क्या है देख लेते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि धूमकेतु जो घोर विपत्तियां जैसे कि युद्ध है, महामारी है, बाढ़ आदि के दूत यानी संदेश वाहक हैं, परंतु ये सब मिथक है, कल्पित मान्यताएं हैं तथा अंधविश्वास है। धूमकेतु तक का जो दृष्टिगोचर होना है, उसका जो दिखना है, वो एक प्राकृतिक घटना है, इनसे भयभीत होने का कोई औचित्य नहीं है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है। नेक्स्ट है उल्काएं तथा उल्कापिंड। अब ये इनके बारे में हमें ये देखना है कि रात्रि के समय जब आकाश साफ हो तथा चंद्रमा भी ना दिखाई दे रहा हो, तो आप कभी कभी आकाश में प्रकाश के साथ आप एक चमकीली धारी सी देख सकते हैं। इसे शूटिंग स्टार्स मतलब कि शूटिंग स्टार से टूटता तारा कहते हैं। यद्यपि ये तारा नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये एक उल्का है, ठीक है, मेटियोर्स हैं। और उस उल्का जो है वो सामान्यतः छोटे पिंड होते हैं जो यदा कदा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, और उसकी वजह से उस समय इनकी जो अति उच्च चाल होती है, क्योंकि उसमें प्रवेश करते ही इनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे ये वायुमंडलीय घर्षण के कारण ये तप्त होकर के जल उठते हैं और चमक के साथ शीघ्र ही वाष्पित हो जाते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि धरती से आकर के टकरा जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इतने ज़्यादा ये तप्त हो जाते हैं कि ये जल करके जो है सतह तक पहुँचने से पहले ये वाष्पित हो जाते हैं। यही कारण है कि प्रकाश की जो चमकीली धारी अति अल्प समय के लिए ही दृष्टिगोचर होती है। मतलब कि ये जो चमकीली धारी जो प्रकाश की दिखती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा देर के लिए नहीं, बहुत ही कम समय के लिए ही ये दिखाई देती है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद है कि कुछ उल्का आकार में इतनी बड़ी होती हैं कि पूर्णतः वाष्पित होने के से पूर्व ही वे पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं। तभी तो कहे ना, बहुत से ऐसे उल्कापिंड होते हैं जो आकार में इतने बड़े बड़े होते हैं कि वो जो है वो अवाष्पित भी नहीं होती हैं और वो पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। वह पिंड जो पृथ्वी पर पहुंचा उसे हम उल्कापिंड कहते हैं, ठीक है। तो ये जो उल्कापिंड होते हैं ये वैज्ञानिकों को उस पदार्थ की प्रकृति की खोज करने में सहायता करते हैं जिससे सौर परिवार बना है। तो ये उल्कापिंड जो सौरमंडल से आए हैं, तो अगर ये नुकसान ना करें, अर्थ को किसी भी तरीके का कोई बड़ी हानि ना पहुंचाएं, तो इससे जो है ये वैज्ञानिकों के लिए एक फ़ायदेमंद की चीज़ हो जाती है कि इससे ये पता कर लेंगे कि सौर परिवार जो है और अच्छे से उसके बारे में जानकारी ले लेंगे कि सोलर सिस्टम बना कैसे है। तो नेक्स्ट है कि उल्का वृष्टि। उल्का जो मेटियोर्स शॉवर्स होते हैं, बहुत सारे जब उल्का पिंड गिरते हैं तो उल्का वृष्टि क्या होती है, जब पृथ्वी किसी धूमकेतु की पूंछ को पार करती है, धूमकेतु की जब ये पूंछ को पार करती है तो उल्काओं की झुंड दिखाई देते हैं। इन्हें ही उल्का वृष्टि कहते हैं। कुछ उल्का वृष्टि नियमित समय अंतराल पर हर वर्ष होती हैं और आप किसी वैज्ञानिक पत्रिका या इंटरनेट से उनके दिखाई देने के समय का पता लगा सकते हैं। ये जो उल्का वृष्टियाँ होती रहती हैं। नेक्स्ट है अब हमारा कृत्रिम उपग्रह। जो कृत्रिम आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये तो आजकल बहुत ज़्यादा ही जो है फेम में है। आपने ये सुना होगा कि ऐसे बहुत से कृत्रिम उपग्रह हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। आप यह जानना चाहेंगे कि कृत्रिम उपग्रह हैं वो प्राकृतिक उपग्रहों से किस प्रकार भिन्न हैं। कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित हैं, ठीक है। इनका प्रमोशन, इनको जो यहाँ से भेजा जाता है वो पृथ्वी से किया जाता है। ये पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह अर्थात चंद्रमा की तुलना में कहीं अधिक निकट रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। चंद्रमा मतलब कि जितनी डिस्टेंस पे है पृथ्वी से, इससे काफ़ी पास जो है वो ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती हैं ये पृथ्वी की रहती हैं और उसकी परिक्रमा करती रहती हैं। भारत ने बहुत से कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण किया तथा उसका प्रमोशन भी किया। आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह था और कुछ अन्य भारतीय उपग्रह जैसे कि यहाँ पे इनसैट दिया गया है। ऐसे बहुत से उपग्रह हैं, जैसे इनसैट है और भी जैसे IRS है और कल्पना 1, एजुसैट, ठीक है। तो ये सारे कुछ ऐसे उपग्रह हैं जो यहाँ से प्रमोचित किए जा चुके हैं। कृत्रिम उपग्रहों के बहुत से व्यावहारिक अनुप्रयोग भी हैं, जैसे इनका उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, रेडियो तथा टेलीविज़न संकेतों के जो प्रेषण इनका होता है, टेलीविज़न के जो सिग्नल्स आते हैं, ठीक है, इनका उपयोग दूर संचार तथा सुदूर संवेदन के लिए भी किया जाता है। जो हम लोग काफ़ी दूर बैठे जो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर से काफ़ी अदर कंट्रीज़ में बैठ करके जो बात कर सकते हैं, उनका सबसे ज़्यादा उनका जो बड़ा रीज़न होता है वो यही जो सैटेलाइट बाहर जो भेजी जाती हैं अर्थ के बाहर, उन्हीं के ही द्वारा होता है।
तो पहली क्या जानना चाहती है, मुझे ये कहना है कि सुदूर संवेदन से हमारा तात्पर्य दूरी से सूचनाएं एकत्र करना है। बिल्कुल यही है कि दूर से जो हम लोग को सूचनाएं एकत्र होती है ना, जो अदर कंट्रीज़ में बैठे हम अपनी फैमिली मेम्बर से बात कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सैटेलाइट के द्वारा ही संभव है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए कुछ पिक्चर्स दिखाई गई कुछ भारतीय उपग्रह की। तो ये है इसरो के द्वारा ये जो पिक्चर है वो दी गई है। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है वो यहीं पे ही एंड होता है। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम लोग क्लास 8 की साइंस की एनसीईआरटी का लास्ट जो चैप्टर है, चैप्टर 18, उसे डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।